हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो आज हम पी ब्लॉक का एमसीक्यू सेशन लेकर आए हैं और इस सेशन के अंदर हम बहुत सारे बहुत अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो आपके टर्म 1 एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग एन appropriate option 1 is a synthetic radioactive element of group 15 having electronic configuration। तो यहाँ पे दो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये कि ये जो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी, इसमें सिंथेटिक रेडियोएक्टिव एलिमेंट कौन सा है, एंड द सेकंड वन इज कि 15 ग्रुप जो होता है हमारे पास पी ब्लॉक के अंदर, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा ठीक है। तो देखो, हो सकता है बच्चों को प्रॉब्लम हो कि सर सिंथेटिक रेडियोएक्टिव एलिमेंट का नाम याद ना आ रहा हो, है ना। तो हम क्या करेंगे कि सर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो हम क्या करते हैं कि सर ये जो हमारे पास गिवन है हम बात करेंगे इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो मेरे पास जो 15 ग्रुप है, मतलब नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। आप याद करो कि सर जब नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो सबसे पहले आप हीलियम को इधर लिख लीजिए। हीलियम का मतलब कि आपने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, इसके बाद 2s2 2p3 आप इतना कॉन्फ़िगरेशन कर देते हो इसका, तो मतलब 2s2 2p3 आ रहा है, मतलब इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है ns2 और np3। अब ध्यान से देखो कि सर ये तो फर्स्ट ऑप्शन में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं, ये तो गलत हो गए। मतलब आपको सिर्फ नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखने से इतना आइडिया लग गया कि 2 ऑप्शन गलत है। अब देखो ध्यान से कि और चेक करते हैं। सर फास्फोरस पे आएंगे, आपने हीलियम के बाद नियन तक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, ये आपका हो जाएगा 3s2 और 3p3। इसी तरीके से मैं अगर आर्सेनिक पे पहुंचूं तो हीलियम नियन के बाद आपका आता है आर्गन, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन आपने फिल कर दिए। उसके बाद आप जाओगे बेटा जी पहले 4s2 में इलेक्ट्रॉन भरोगे। एक सेकेंड रुकना। हाँ, तो हम क्या करेंगे कि सर ये जो हमने, एक सेकेंड रुकना बेटा, हाँ, तो हमने क्या करा कि आर्गन तक 18 इलेक्ट्रॉन भर लिए, उसके बाद ये 4s2 में जाएगा, 4s2 के बाद आपको पता है 3d भी स्टार्ट हो जाता है आपका, देन 4p3। तो आपका आर्सेनिक का काम भी हो गया। आर्सेनिक के बाद हम गए, आर्गन के नीचे क्या आता है, क्रिप्टॉन, और क्रिप्टॉन के नीचे क्या आएगा बेटा जी, ज़ीनॉन। देखो ध्यान से, अगर मैं क्रिप्टॉन का करूं तो लास्ट में आपको क्या दिखाई देगा, 5p3। इसी तरीके से ज़ीनॉन पे करूं तो क्या दिखाई देगा, 6p3। और अगर मैं नीचे आता हूं तो इसके अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे, अगर मैं उसकी बात करूं तो आपको रेडॉन दिखाई देगा, और रेडॉन के बाद आपका जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो 7p3 पे आ जाएगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में रेडॉन गिवन है, ठीक है, काम बन रहा है। और जो हमारा सेकंड बचा है इसमें ज़ीनॉन है, तो ज़ीनॉन के साथ तो देखो 7p नहीं आ रहा, ज़ीनॉन के साथ आपका 6p आएगा। तो देखो ऑप्शन ए से ही आपने पता कर लिया। और जब आपको राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चल गया, उसके बाद बेटा जी सिंथेटिक रेडियोएक्टिव देखो अपने आप ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। मतलब सिंथेटिक रेडियोएक्टिव एलिमेंट आपके पास कौन है, एमसी, जिसका एटॉमिक नंबर 115 है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। देखो कितने सिंपल तरीके से हमने कर लिया कि हमें सिर्फ नाइट्रोजन फैमिली का 15 ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आता था तो हमने ये क्वेश्चन कर दिया, क्योंकि बच्चों की बड़ी कंप्लेंट कि सर हमने रेडियोएक्टिव एलिमेंट के बारे में उसका नाम हमें नहीं पता था। तो कोई बात नहीं, अगर आपकी हेल्प के लिए 15 ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन दे रखा है तो आपने उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को लगा दिया। चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो ये देखो सेकंड क्वेश्चन करते हैं कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज हाईएस्ट इन, मतलब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है कि इनमें से सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की किस कंपाउंड के अंदर है। तो हम वन बाय वन निकाल लेते हैं। सर सबसे पहले हमें गिवन है N3H। N3H में देखते हैं सर नाइट्रोजन की निकाल के, तो जिसकी निकालनी होती है उसे आप X मान लो। कितने नाइट्रोजन है, 3 नाइट्रोजन की निकालनी है, इसलिए X। एक हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का +1, आप देख सकते हो इस पे चार्ज कोई नहीं इसलिए 0। तो यहां से अगर हमने देखा तो सर 3x + 1 इज इक्वल टू 0, मतलब 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3। तो आपके जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है N3H, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है आपके पास -1/3। चलो सेकंड पे आते हैं। अगर मैं सेकंड की बात करूं तो सेकंड देखो आपको क्या गिवन है, NH3।
अगर NH3 में निकालें तो सर नाइट्रोजन का आप x मान लो प्लस 3 आपके पास हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का +1 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यहां से हमने निकाला x इज इक्वल टू -3। तो देखो यहां पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है बेटा जी, -3। थर्ड है हमारे पास NH4OH। अगर हम NH4OH में नाइट्रोजन की निकालेंगे तो देखो यहां पे नाइट्रोजन को आप x कंसीडर करो प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 इधर है और एक इधर है, ऐसे 5 आपके पास हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का हमारे पास +1, एक आपके पास ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का होता है बेटा जी -2। चार्ज देखना चाहो तो 0 चार्ज है इसके ऊपर। तो x प्लस 5 -2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो x प्लस 5, अब ये +5 में से -2 तो ये कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -3 आपका यहां से आंसर आ गया। मतलब इसमें भी -3 है, इसमें भी -3 है और यहां पे आपका -1/3 है। लास्ट कंपाउंड हमारा रह गया। अगर मैं लास्ट कंपाउंड की बात करूं तो वो हमें दे रखा है N2H4। यहां पे देखो 2 नाइट्रोजन, x कंसीडर करा प्लस 4 मेरे पास हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का होता है +1। चार्ज कितना है इस पे 0। तो 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -2 आपके पास यहां पे आ गए। तो अब देखो चारों की ऑक्सीडेशन स्टेट आपके सामने आ गई, मैं इन्हीं के पास में लिख देता हूं। यहां पे हमने इस कंपाउंड की देखी -1/3, यहां पर अगर मैंने चेक करी तो -3 और यहां पे मैंने चेक करी सी वाले ऑप्शन में -3, इस पर भी चेक करी तो बेटा जी -2। अब आप देख लो कौन सा नंबर ज्यादा है भाई। नेगेटिव में अगर मैं इसको देखूं तो ये आपका कितना है 1/3, मतलब 1 से भी छोटा है माइनस में। तो माइनस में जिसका जितना छोटा नंबर होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ज्यादा होगी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, समझ में आई इतनी बात? तो देखो सब में आपने देख ली भाई, -3 तो 2 की -3 आ रही है, मतलब NH4OH की भी -3 है, NH3 की भी -3 है। -3 से ज्यादा तो N2H4 है -2, और -2 से भी बड़ा कौन है N3H। तो देखो ए ऑप्शन हो गया। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में सेम क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज नाइट्रोजन इन इट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको 4 यहां पे कंपाउंड दे रखे हैं, यही लिख लेते हैं हम। 4 कंपाउंड हमको गिवन है। एक है हमारे पास N2O, दूसरा कंपाउंड है हमारे पास NO, तीसरा कंपाउंड है हमारे पास NO2, देन NO3 नेगेटिव और लास्ट आपको दे रखा है NH4 और पॉजिटिव। चलो अब इनकी सबकी निकाल लेते हैं, ऑर्डर हम बाद में निकाल लेंगे। ओके, तो नाइट्रोजन की पूछिए तो नाइट्रोजन की आ जाएगी यहां पे 2x - 2 इज इक्वल टू 0। यहां से निकाला 2x इज इक्वल टू 2 आ गया और x इज इक्वल टू बेटा जी आपका +1 यहां पर आ गया। मतलब N2O में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +1। यहां पे चेक कर लो, x a की ऑक्सीजन है -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना आ रहा है +2। चलो यहां पे भी आ गया आपके पास। थर्ड कह रहे हैं NO2, n को x मानो प्लस 2 आपके पास ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का -2, चार्ज कितना है 0, x - 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना आ गया यहां से +4। तो देखो इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। NO3 नेगेटिव की अगर चेक करें तो नाइट्रोजन x प्लस 3 आपके पास ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का -2, ओवरऑल चार्ज मॉलिक्यूल पे -1 है। तो देखो x -6 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू उधर जाएगा 6 आपका प्लस का -1, x इज इक्वल टू यहां से हमारे पास आ गया +5। देखो ध्यान से आपका आंसर +5। अब NH4 प्लस की करें तो नाइट्रोजन का निकालना है, नाइट्रोजन को आपने x मान लिया, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन कितने 4 और एक हाइड्रोजन का होता है +1, है ना। ओवरऑल चार्ज देखो कितना है +1, बाहर लगा दिया। तो x इज इक्वल टू इधर जाएगा -4 +1, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका -3। कितना आ रहा है -3। अब आप जानते हो सर सबसे ज्यादा किसकी आई, सबसे ज्यादा आ रही है 5 वाले की, मतलब सबसे ज्यादा होगा हमारे पास NO3 नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद 4 है किसकी, 4 है हमारे पास NO2 की। 4 के बाद देखो 2 आ रही है किसकी, NO की। NO के बाद 1 है N2O की
और सबसे कम बेटा जी अगर आप देखोगे तो NH4 पॉजिटिव की आ रही है। अब देखो NH4 पॉजिटिव की यहां तो सबसे ज्यादा ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, दूर दूर तक हटा दो। NH4 की इन तीनों में देखो सबसे कम है ना, और सबसे ज्यादा हमारी किसकी आ रही है, NO3 नेगेटिव की, तो ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। उसके बाद NO2 NO2 NO2, उसके बाद NO, मतलब ये, मतलब ऑप्शन बी आपका यहां पर करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। वो कह रहा है कि नाइट्रोजन फॉर्म स्टेबल N2 मॉलिक्यूल बट फॉस्फोरस इज कन्वर्टेड टू P4 फ्रॉम P2। यहां पे क्या है कि अगर सर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, आपका जो नाइट्रोजन एटम है वो इसमें ना एग्जिस्ट करके उसकी मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है कि वो N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर लेता है ना। N2 की फॉर्म में क्या करता है कि वो ट्रिपल बॉन्ड से इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। अब वो कह रहा है कि जो फास्फोरस है वो P2 में नहीं करता, वो P4 में करता है। भाई फास्फोरस आपने देखा होगा कि कुछ इस तरीके की कहानी फास्फोरस की रहती है हमारे पास, है ना, कुछ इस तरीके से आपको फास्फोरस मिलता है। तो यहां पे अगर मैं फास्फोरस को देखूं तो फास्फोरस इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है P4 की फॉर्म में, नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो उसमें देखो क्या क्या ऑप्शन आपको दिए कि p-pi बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्ग इन फास्फोरस। अगर इसकी p-pi बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है ना तो वो 4 बॉन्ड नहीं बनाता, उसे 4 बॉन्ड बनाने की जरूरत क्या पड़ती। बट अगर आप नाइट्रोजन के केस में देखो तो इनकी p-pi बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतनी ज्यादा है इनकी p-pi बॉन्डिंग की ये एक ही जगह ट्रिपल बॉन्ड बना के खुद को N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर लेते हैं, जो कि P4 नहीं कर पाता। तो बाकी देख लो, ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन फास्फोरस, फास्फोरस में ट्रिपल बॉन्ड तो प्रेजेंट होता ही नहीं है। सिंगल बॉन्ड फास्फोरस बॉन्ड इज वीकर देन नाइट्रोजन बॉन्ड। भाई ये भी देखो ध्यान से समझो कि फास्फोरस का सिंगल बॉन्ड जो है ना वो नाइट्रोजन के सिंगल बॉन्ड से तो स्ट्रॉन्ग है, यहां वीकर दे रखा है। अगर नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता तो वो सिंगल बॉन्ड में एग्जिस्ट करता, उसे ट्रिपल बॉन्ड बनाने की जरूरत क्या पड़े। यहां पे नाइट्रोजन का जो सिंगल बॉन्ड है वो वीक होता है इन कंपेरिजन टू फास्फोरस सिंगल बॉन्ड। तो यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा वो, है ना, मतलब आपसे यही पूछ ले कि बताओ कि फास्फोरस जो बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड वो स्ट्रॉन्ग है या नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। तो आप याद रखना फास्फोरस बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, तो इसमें ये भी आपको गलत दिखाई दे रहा है कि भाई इनकी p-pi बॉन्डिंग इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती। तो ऑप्शन बी आपके पास बचा जो कि एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां देखो कि द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड इज, आपको 4 हाइड्राइड गिवन है, SbH3 है, AsH3 है, PH3 है, NH3। मतलब मैं यहां से लिखता हूं नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस आया PH3, देन आर्सेनिक का H3 बनाया, उसके बाद हमारे पास एंटीमनी H3 है। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन वो कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट बताना है, और मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि सर बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर फोर्सेस पर। वो किस पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर फोर्सेस पर। मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा। मान लो 2 मॉलिक्यूल है, अगर वो बहुत टाइटली जुड़े हुए हैं तो आप बॉइल करके उसे वापर नहीं बना सकते, बिकॉज आप अगर उसे वापर बनाना चाहते हो तो 2 मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आपको तोड़ना है। तो जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसे तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, उतना ज्यादा टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब कि मॉलिक्यूलर फोर्सेस ही यहां इंपॉर्टेंट है। बट अगर मैं मॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करूं तो बेटा जी ये जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ये मॉलिक्यूलर फोर्सेस भी डिपेंड करते हैं किस पे, ये डिपेंड करते हैं मोलर मास पे। ये डिपेंड किस पे करते हैं, मोलर मास पे। मतलब जिस भी कंपाउंड का मोलर मास ज्यादा होगा उसके अंदर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगे, और जितना मॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होगा दैट मींस की बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज्यादा होगा। चलो अगर मैं अकॉर्डिंग टू इट इसके सोचूं तो आप जब टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हो, टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हो तो टॉप टू बॉटम मूव करने पे आपको पता है कि मोलर मास बढ़ जाता है। मोलर मास क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। अब मोलर मास इंक्रीज हो रहा है, अकॉर्डिंग टू इट सोचें तो सर टॉप टू बॉटम जाने पे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज हो जाना चाहिए। मतलब सबसे ज्यादा एंटीमनी का, देन आर्सेनिक, देन फास्फोरस, देन नाइट्रोजन। बट यहां पे जो बेटा जी आपको नाइट्रोजन दिखाई देता है, देखो नाइट्रोजन कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। दूसरा भी नाइट्रोजन यहां होगा, भाई मॉलिक्यूलर फोर्सेस तो चेक करने हमको, ये भी हाइड्रोजन है।
यहां देखो कि ये जो हाइड्रोजन एटम है किसी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ है, और इसके आसपास अगर कोई भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो तो उनके बीच में एक इंटरैक्शन होता है जिसको हम नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट इन केस ऑफ अमोनिया आपको दिखाई दे रहा है कि सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स है, मतलब मॉलिक्यूलर फोर्सेस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रायोरिटी ज्यादा रहती है। तो दैट मींस कि ठीक है सर, टॉप टू बॉटम बढ़ना चाहिए, टॉप टू बॉटम आपका बढ़ना चाहिए। तो अगर हमने इसका एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर देखा, एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर देखा, भाई एक्सपेक्टेड तो आपको समझ में आ गया कि टॉप टू बॉटम एक्सपेक्टेड बढ़ना चाहिए, बट एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर कैसे मिला? सबसे ज्यादा था SbH3 का, जो कि ठीक था। दूसरे नंबर पे अमोनिया कूद गया, बाकी तो उसके बाद ASH3 था, उसके बाद PH3 था, मतलब ये एक्सपेरिमेंटल था। तो उन्होंने कैसे एक्सप्लेन करा कि ठीक है इसका तो मोलर मास ज्यादा है। NH3 यहां क्यों आया? तो NH3 क्यों आया इसका आंसर मैं आपको दे चुका हूं, बिकॉज अमोनिया के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो वो क्या करता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो फास्फोरस से भी आगे चला जाएगा और आर्सेनिक से भी आगे चला जाएगा। बट एंटीमनी का मोलर मास इतना ज्यादा है कि वो डोमिनेट कर जाता है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी वो प्रीडोमिनेट कर देगा अपने आगे। तो इसके लिए भी देखें हम तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहां पे कौन सा है आपका? ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि नाइट्रोजन कैन फॉर्म ओनली वन क्लोराइड विद क्लोरीन विच NCl3, whereas phosphorus can form PCl3 and PCl5. दिस इज कोई सीधा सा फंडा है। देखो नाइट्रोजन को उसने कहा कि सर नाइट्रोजन जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो वो NCl3 ही बनाता है, जबकि फास्फोरस जो है वो आपने उसका कंपाउंड PCl3 भी देखा होगा, उसका कंपाउंड आपने PCl5 भी देखा होगा। मतलब कहने का मतलब ये NCl5 नहीं बनाता, ये NCl5 नहीं बनाता। बस यही क्वेश्चन ढूंढना है कि सर ऐसा क्यों होता है। चलो मैं समझाता हूं बहुत अच्छे से। देखो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2 और 2p3। ध्यान से देखो, और 2p के बाद अगर नेक्स्ट ऑर्बिटल की बात करेंगे वो होगा हमारे पास 3s0, मतलब 2p, और इसके आगे यहां पे ये कौन सा था 2s, ये मेरे पास 2p, और इसके बाद ये कौन सा है बेटा जी 3s ऑर्बिटल है। आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन यहां भरे हुए हैं, 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास यहां पर है। ओके, अब देखो कि हमेशा जो भी एलिमेंट अगर बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड बनाने के लिए उसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। अभी आप नाइट्रोजन की कंडीशन देख रहे हो कि सर इसके पास 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो भी p में है, भाई s के पास तो पेयर्ड है। अब ये भी नहीं हो सकता कि सर ये वाला इलेक्ट्रॉन मैं एक्साइट करा के यहां भेज दूं, है ना? क्यों नहीं जाएगा? बिकॉज ये सेकंड शेल है, ये आपका क्या है थर्ड शेल, मतलब एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है। यहां पे क्या है, एनर्जी का गैप मैक्सिमम है। इतना एनर्जी का गैप है कि वी डोंट हैव सफिशिएंट एनर्जी फॉर द एक्साइटेशन ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन इनटू द 3s ऑर्बिटल। मतलब हमारे पास इतना भी एनर्जी गैप इतना ज्यादा है कि इतनी एनर्जी हमारे पास नहीं है कि 2s इलेक्ट्रॉन को जंप करा दे हम कहां पे 3s ऑर्बिटल में। इसलिए क्या होगा कि सर ये जो हमारे पास नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन सिर्फ कितने बॉन्ड बनाएगा? ये सिर्फ और सिर्फ बेटा जी 3 ही बॉन्ड बना पाता है, 5 नहीं बनाएगा। चलो फास्फोरस की कहानी देखो। फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं करूं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, और आपको दिखाई दे रहा है कि सर 3p3 भी होगा, और थर्ड शेल में आपका 3d0 भी होता है। तो यहां पे आपके पास क्या है कि s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, आपके p के पास यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए हमने, और d आपके पास बिल्कुल खाली है। d आपके पास 1, 2, 3, 4 और 5 ये बिल्कुल खाली है। अब यहां से क्या होगा कि सर 3s का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ी सी सराउंडिंग से हीट लेके अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके कहां भेज देता है 3d में। क्यों? अब क्यों सर? बिकॉज 3s और 3d की एनर्जी गैप इतना ज्यादा नहीं है, बिकॉज ये दोनों एक ही शेल में है। यहां पे ये डिफरेंट शेल्स थे, मतलब शेल नंबर चेंज हो रहा है, ऑब्वियसली एनर्जी का चेंज बड़ा ही होगा। यहां पे इतना चेंज है कि हमें जो हीट है हमारे एटमॉस्फेयर में, उस हीट को भी एब्जॉर्ब कर ले वो कंपाउंड, तो उसकी वजह से भी उसे इतनी एनर्जी मिल जाती है कि उसका एक्साइटेशन बहुत सिंपल तरीके से हो जाता है। अब यहां पे क्या है कि सर यहां पे देखो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, एक s के पास, 3 p के पास और एक d। तो इसलिए ये जो हमारे पास फास्फोरस है ये 5 बॉन्ड बनाता है, PCl5 की तरह कंपाउंड आपके पास बना के दे देगा। तो देखो यहाँ ऑप्शन देखो कि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल इन नाइट्रोजन, ड्यू टू डिफरेंस इन साइज ऑफ नाइट्रोजन। देखो साइज का तो कोई रोल है ही नहीं, साइज वाला कोई रोल आपके पास नहीं है।
थर्ड कह रहा है ड्यू टू द हायर रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी भी कोई कहानी नहीं है यहाँ पे। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इन नाइट्रोजन, नहीं मल्टीपल बॉन्ड का तो देखो अभी कोई कॉन्सेप्ट हमने दिया ही नहीं। यहाँ पे कहानी है कि सर जो मेरे पास नाइट्रोजन है उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, डी ऑर्बिटल एब्सेंस है। देखो आप पी के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल था जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन चला गया था, यहां वो वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड अप्रोच करता है जबकि फास्फोरस पेंटाहाइड तक बना लेता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ तो देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऑन हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ NH4Cl और KNO3 वी गेट, चलो लिख लेते हैं। यहां दे रखा है सर हमको NH4Cl प्लस KNO2 हमको मिक्स करना है और इनको हीट करना है। यहां देखो, यहां अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें आपको NH4 प्लस दिखाई दे रहा है, यहां पे Cl नेगेटिव। KNO2 में देखूं तो पोटेशियम और यहां पे आपको NO2 नेगेटिव दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखो, मतलब कि अगर एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करे कि NH4 वाला रिएक्शन कर ले किससे, NO2 से, Cl नेगेटिव वाला रिएक्शन कर ले किससे, K प्लस से, तो देखो क्या बनेगा NH4NO2 प्लस KCl। अब ये हमारे पास बन गया, ध्यान से देखना, ये हमारे पास बन गया। अब जैसे ही बेटा जी मैं इसको, अभी हीटिंग तो चल रही है, हीट तो मैं कॉन्टिन्यूसली कर रहा हूं, तो जैसे ही मैं इसको हीट करूंगा आगे तो इसमें से क्या होगा कि सर ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन और ये जो आपको 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन जो दिखाई दे रहे हैं, यहां से हीट करने पे 2 मोल ऑफ H2O बाहर निकल जाएंगे, क्या बचेगा N2। तो देखो ये आ गया आपके पास ऑप्शन सी। तो NH4Cl KNO2 सबसे सिंपल रिएक्शन है, आप उसकी केटायन एनायन लिख लो। NH4 केटायन है, Cl नेगेटिव एनायन है, KNO2 पे पोटेशियम केटायन है और NO2 एनायन है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी तो पहले बना हमारे पास अमोनियम नाइट्राइड NH4NO2 प्लस KCl। अब हीटिंग तो हमारे सिस्टम में चल रही है, कंटिन्यूअसली हम रिएक्शन को हीट कर रहे हैं, तो रिएक्शन में जैसे हमारा NH4NO2 बना, फर्दर मैंने जब उसे हीट करा तो वहां से नाइट्रोजन गैस रिलीज हुई और वाटर एलिमिनेट हो गया। तो इसका ऑप्शन सी है। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आ जाओ, वो कह रहा है नाइट्रोजन इज रिलेटिवली इनएक्टिव एलिमेंट। इनएक्टिव का मतलब होता है कि वो रिएक्शन कम करता है, ऐसा नहीं करता ही नहीं, बहुत कम रिएक्शन करता है। देखो नाइट्रोजन जो है उसको वो कह रहा है कि रिलेटिवली बाकियों के कंपैरिजन में अगर रिलेट करें तो लगभग आप कह सकते हो कि वो कैसा है, थोड़ा सा इनएक्टिव है, रिएक्शन बहुत कम करना चाहता है, जो हमारे पास N2 है। ओके, आपको रीजन बताना है। रीजन कह रहा है कि इट्स एटम हैज अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। भाई एटम से क्या कहानी है, नहीं। अब एक बार बताओ कि अगर एटम स्टेबल होता नाइट्रोजन का तो वो क्यों कभी कोई मॉलिक्यूल फॉर्म करता। तो ये तो कहानी है कि एटम कभी स्टेबल नहीं होता। अगर एटम स्टेबल होता तो मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो नाइट्रोजन का एटम स्टेबल नहीं है इतना, ठीक है। चलो, इट हैज लो एटॉमिक रेडियस। भाई एटॉमिक रेडियस लो होने से इससे भी छोटे छोटे से एटम्स हैं, वो भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, है ना। नाइट्रोजन से आगे जाओगे साइज छोटा हो रहा है, फ्लोरीन का भी साइज छोटा है, फ्लोरीन तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। गॉट इट। तो सर लो एटॉमिक रेडियस भी करेक्ट इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। फिर कह रहा है इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज फेयरली हाई। ऑब्वियस है भाई, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से बहुत ज्यादा है, ऑक्सीजन की भी ज्यादा है। क्या वो रिएक्टिव नहीं है, वो तो बहुत रिएक्टिव है। तो रिएक्टिविटी आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड नहीं करती। ये भी ऑप्शन देखो आपका गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल इज फेयरली हाई। यहां पे दम है इस बात में। वो कह रहा है आप जानते हो कि नाइट्रोजन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर आप चाहते हो कि नाइट्रोजन किसी से रिएक्ट करे तो आपको ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। अब ये देखो कि ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना मतलब इस बॉन्ड को डिसोसिएट करना, इस बॉन्ड को डिसोसिएट करना थोड़ा सा मतलब ज्यादा डिफिकल्ट है औरों के कंपैरिजन में। भाई ट्रिपल बॉन्ड तोड़ना है आपको। ऑक्सीजन के केस में तो डबल बॉन्ड होता है, फ्लोरीन के केस में सिंगल बॉन्ड होता है। तो इनको तोड़ने में इतनी दिक्कत नहीं है जितना इसको दिक्कत आएगी तोड़ने में। तो इसका ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से इसका जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो बहुत ज्यादा हाई है। इतनी ज्यादा हाई है कि इसे इतनी हीट मिल ही नहीं पाती, इतनी एनर्जी मिल ही नहीं पाती कि ये उस बॉन्ड को तोड़ के जाके किसी से रिएक्शन कर ले। तो ऑप्शन इसमें हो गया बेटा जी आपका डी। देखो कितना सिंपल सा है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो कंपाउंड की नाइट्रोजन कंबाइंस विद मेटल टू फॉर्म। अभी हम पढ़ रहे थे कि नाइट्रोजन मतलब इनएक्टिव है। मैंने आपसे ये नहीं कहा था कि वो कभी रिएक्शन नहीं करेगा, नहीं,
कभी तो करेगा। तो यहां देखो आपको ये क्वेश्चन में भी ये समझा दिया कि कहां रिएक्शन करेगा। वो कह रहा है कि नाइट्रोजन जो है वो आपका कंबाइन होगा किसी मेटल के साथ, नाइट्रोजन आपका कंबाइन होगा किसी मेटल के साथ। अब मेटल के साथ कंबाइन होके वो नाइट्राइड्स बनाएगा, नाइट्रोसिल क्लोराइड बनाएगा, नाइट्रेट्स बनाएगा या नाइट्राइड्स बनाएगा, ये देखना इंपॉर्टेंट है ना। चलो अब यहां पे अगर मैं आपको दिखाऊं कि बेटा जी नाइट्रोजन है और मेटल, पहले तो मैं आपको बता दूं कि नाइट्रोजन दुनिया मतलब जितने भी पीरियोडिक टेबल में हमारे पास मेटल है वो सबके साथ रिएक्शन नहीं करता, गिने चुने कुछ मेटल्स हैं। अब खुद सोचो कि नाइट्रोजन जो है वो बहुत कम रिएक्टिव है, अगर आपको रिएक्शन कराना है तो कोई ऐसा मेटल लेना पड़ेगा जो बहुत हाईली रिएक्टिव हो, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगी, भाई इतना रिएक्टिव होगी वो जाके नाइट्रोजन को बॉन्ड तोड़ दे, है ना। तो अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं तो जितने भी हमारे पास एल्कली मेटल्स होते हैं, जितने भी मेरे पास एल्कली मेटल्स होंगे या एल्कलाइन अर्थ मेटल होंगे या एल्कलाइन अर्थ मेटल होंगे, ये बेटा जी सारे के सारे बहुत अच्छे मेटल्स होते हैं। ये बहुत अच्छे, आप जानते हो कि सर एस ब्लॉक के अंदर जो मेटल्स हैं वो बहुत ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर रखते हैं इन कंपैरिजन टू डी ब्लॉक मेटल, चाहे वो पी ब्लॉक के मेटल्स हों, है ना। मतलब एस ब्लॉक के मेटल्स बहुत अच्छे होते हैं। अगर वो बहुत अच्छे हैं दैट मींस कि उनकी रिएक्टिविटी भी बहुत ज्यादा होगी। भाई मेटल अच्छा होने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी बहुत अच्छी है। मेटल वही अच्छा जो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, तो एल्कली मेटल्स के पास बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है। जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी मतलब रिएक्टिव है। आप तो जानते हो कि सोडियम और पोटेशियम तो इतने रिएक्टिव है कि वो हवा से मतलब इलेक्ट्रॉन बांट के चले जाते हैं, इतने अच्छे मेटल्स हैं वो, है ना। सोडियम को आप हवा में रख दो, वो देखो तुरंत ही वहां पे क्या होगा, एक एक्सप्लोजन हो जाएगा, बिकॉज वो क्या करेगा, सोडियम इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उससे तुरंत रिएक्शन करके एक ब्लास्ट करके आपको दिखाएगा, है ना। तभी हम उसको किसके अंदर रखते हैं, कैरोसिन ऑयल के अंदर, या फिर आजकल तो हम उसे पैराफिन वैक्स के अंदर पुट करके रखते हैं। तो यहां देखो कि सर एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल जो होते हैं वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स है हमारे पास। अब वही नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करके रिएक्शन कर सकते हैं। तो देखो यहां पे हमने देखा कि सर ये मेरे पास नाइट्रोजन था और मैंने रिएक्शन कर दी लिथियम से। आप जानते हो नाइट्रोजन पे 3 नेगेटिव होगा और लिथियम पे 1 पॉजिटिव होता है ना। ये रहती है इनकी कहानी। तो अगर ये रिएक्शन करेंगे नाइट्रोजन के साथ तो ये क्या बनाएंगे, Li3n, इस तरीके का आपको कंपाउंड देखने को मिलेगा। और ये जो होते हैं ये हमारे पास क्या है, नाइट्राइड्स कंपाउंड होते हैं बेटा जी। क्या होते हैं, नाइट्राइड्स। तो कहने का मतलब नाइट्रोजन अगर किसी मेटल से रिएक्शन कर रहा है तो वो नाइट्राइड्स का फॉर्मेशन करेगा। किसका करेगा, नाइट्राइड्स का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ये लिथियम नाइट्राइड्स है, मैग्नीशियम नाइट्राइड्स बनाएगा, इस तरीके की कहानी होगी। लेकिन ये याद रखना कि नाइट्रोजन सिर्फ एस ब्लॉक के मेटल से ही रिएक्शन करेगा। वो भी रीजन क्या है, वो बहुत रिएक्टिव है और ये बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं है। तो अगर जो आदमी बिल्कुल ढीला ढाला है, अब उसे नॉर्मल आदमी जाके तो मतलब भगा नहीं सकता, कोई ऐसे आदमी जाए तो बहुत ज्यादा एक्टिव हो, वही उसको कंट्रोल कर सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नाइट्रोजन इज यूज्ड टू फिल इलेक्ट्रिक बल्ब। हम क्या करते हैं कि सर जो हमारे पास आजकल इलेक्ट्रिक बल्ब आ रहे हैं, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब है, मान लो कि ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, इस इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर हम क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर ये हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है। देखो इस इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर हम वो कह रहा है कि नाइट्रोजन को फिल करते हैं। तो कह रहा है नाइट्रोजन को फिल करने का रीजन क्या है, तो नाइट्रोजन को फिल करने का जो रीजन है, अब देखो इट इज लाइटर देन एयर। भाई एयर के अंदर ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी, तो इतना ज्यादा फर्क नहीं रहता है एयर के लाइटर होने का, है ना। और लाइटर होने से भरने में क्या है, तो आप हाइड्रोजन ले लो, हाइड्रोजन भर दो, लाइटर अगर देख लिया तो लाइटर वाली तो कहानी आपकी नहीं चली सर, इसे तो आप क्रॉस करो। नेक्स्ट देखो कि इट डज नॉट सपोर्ट कंबशन, पहले बी पे आ जाते हैं। इट मेक द बल्ब टू ग्लो, भाई ये बल्ब को ग्लो करने के काम में आता है, अरे बिल्कुल नहीं भाई, नाइट्रोजन से बल्ब थोड़ी ग्लो होगा, फिर तो नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में वही ग्लो कर रही है, नहीं गलत है। इट इज नॉन टॉक्सिक, अरे टॉक्सिक अगर है भी तो बल्ब के अंदर उससे हमारा क्या बिगड़ेगा, नहीं। इट डज नॉट सपोर्ट कंबशन, ये पॉइंट बहुत दमदार है, ये है इसका मेन पॉइंट। तो मतलब कि इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो हम नाइट्रोजन को फिल करते हैं वो इसलिए करते हैं, वो कंबशन नहीं करता। मतलब नाइट्रोजन जो है जब उसे मान लो कि कभी ऑक्सीजन मिल गई
तो वो इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि नाइट्रोजन के पास ट्रिपल बॉन्ड है और ऑक्सीजन के पास जो डबल बॉन्ड है, ये टूटने के बाद इतनी कैपेसिटी नहीं मिलती कि इस बॉन्ड को आप तोड़ दो, है ना। ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। अगर ये बॉन्ड नहीं टूटेगा तो ये ऑक्सीजन रिएक्शन नहीं करेगा। ऑक्सीजन रिएक्शन नहीं करेगा मतलब कंबशन नहीं होगा, मतलब आप आग लगने के चांसेस कम हो गए। क्या हो गए? आग लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। आपको पता है कि अगर कहीं पे भी मान लो जैसे बल्ब है, बल्ब के अंदर आप एक छोटा सा छेद कर दो, पुराने बल्ब आते थे हमारे, उनके अंदर आप एक छोटा सा छेद कर दो। छेद करने के बाद आप उस बल्ब को नहीं जला सकते। आप जैसी बल्ब जलाओगे उस छेद में से ऑक्सीजन जाएगी और जो फिलामेंट आपका बन रहा है ना, उस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और जलना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब बल्ब आपका मतलब फ्लेम बनाना स्टार्ट कर देगा, जल जाएगा पूरी तरीके से। नहीं, उससे कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि सर ऑक्सीजन नहीं आए। तो आजकल हमने क्या करा कि उसके अंदर नाइट्रोजन फिल करना स्टार्ट कर दिया। सर नाइट्रोजन क्या करेगा? नाइट्रोजन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न नहीं होता, कंबशन नहीं होता, इसलिए वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक बल्ब को फिल करने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट आते हैं। हाँ ये देखो, वो कह रहा है कि which of the following compounds will not give ammonia on heating? That was very good question. वो कह रहा है कि इनमें से अगर मैं हीट करता हूं, सबको हीट करता हूं, मैंने क्या करा, सबको हीट करा, मैं एक करके दिखाता हूं। मैंने क्या करा, NH4 का होल ट्वाइस है, ये NH4 पॉजिटिव पॉजिटिव, यहां पे क्या है SO4 2 नेगेटिव यहां दिखाई देता है। अगर मैं इस कंपाउंड को हीट करूंगा, मतलब ये वाला जो कंपाउंड मैंने लिख लिया इस तरीके से, अगर मैं इसे हीट करूंगा तो देखो क्या होगा कि इसके पास जो एक एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, वो एक एक हाइड्रोजन इन दोनों से, मतलब यहां से आपका क्या निकल जाएगा H2, और ये आपको क्या दिखाई दे रहा है SO4 नेगेटिव, मतलब यहां पे एक तो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा और उसके साथ साथ 2 मोल ऑफ अमोनिया आपको बनते हुए दिख जाएंगे। मतलब कि अगर मैं अमोनियम सल्फेट को हीट करूंगा तो अमोनिया का फॉर्मेशन 101% होगा। तो देखो ये तो आपका नहीं हो सकता बिकॉज ये अमोनिया फॉर्म करेगा। दूसरा कह रहे हैं NH2CO NH2 ये क्या यूरिया है, ये है ना। मैंने क्या करा कि सर इसके 2 मोल लिए N और यहां पे भी ले लिया H2CONH2। बहुत ध्यान से देखना। अब मैं इनको हीट करता हूं, यहां पे मैंने हीट करा था, ठीक है। तो देखो NH2 और यहां से एक हाइड्रोजन लेगा वो और यहां पे बनाएगा NH3 प्लस आपका क्या बचा, देखो NH2CO, यहां पे गए हम, यहां पे आया आपका NHCONH2, ये आपका बन गया। तो ये देखो यहां पे ये बनने के बाद आपका ये मेन प्रोडक्ट, तो देखो कि अमोनिया यहां पे बन रहा है, मतलब कि अमोनिया का फॉर्मेशन सर यहां भी हो जाएगा, अमोनिया का फॉर्मेशन यहां भी हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि NH4Cl है, आप इसे हीट करके तो देखो तुरंत क्या होगा, यहां से अमोनिया गैस बन के उड़ जाएगा प्लस HCl आपका बन जाएगा। NH4Cl में हीट करोगे अमोनिया गैस निकलेगी और आपको HCl बनते हुए दिखाई देगा। तो यहां पे भी बन गया। तो देखो 3 रिएक्शन में तो मैंने आपको बनाते हुए दिखा दिया कि सर यहां पे भी अमोनिया बनेगा, यहां पे भी अमोनिया, वो देखिए किस पे अमोनिया नहीं बनेगा, तो यही बचा आपका। अभी थोड़ी देर पहले देखो मैंने आपको इसकी रिएक्शन दिखाई थी कि जो हमारे पास NH4NO2 है, आप इसे अगर हीट करोगे तो हीट करते ये नाइट्रोजन प्लस 2 मोल ऑफ वाटर यहां से निकाल देगा, है ना। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो गया इसमें, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि which of the following factors would favor the formation of ammonia in Haber's process? Haber's process क्या कहता है कि सर N2 लिया प्लस 3 मोल ऑफ H2 लिए और इनको रिएक्शन कराई, आपके पास 2 मोल ऑफ अमोनिया बनके तैयार हो गया। गॉट इट। अब यहाँ पे जो आपका N2 है H2 है, अब वो कह रहा है कि फेवरेबल कंडीशन क्या रहेगी। आपने देखो इस रिएक्शन को देखा होगा, यहाँ पे हम कैटलिस्ट भी लेते हैं, है ना, FeMO कैटलिस्ट लेते हैं। उसके साथ साथ ये रिएक्शन आपने देखा होगा कि करीबन 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होती है लगभग, और 700 के आसपास आपको टेम्परेचर लेना पड़ता है। तो ये जो रिएक्शन है ये ऑब्वियस है कि लीच एटेलियर प्रिंसिपल पे डिपेंड करेगी। ये रिएक्शन लीच एटेलियर प्रिंसिपल पर डिपेंड करेगी। और लीच एटेलियर प्रिंसिपल क्या है, लीच एटेलियर प्रिंसिपल कब देगा फेवर्स, भाई अमोनिया बनाना है मुझे, यहां नंबर ऑफ मोल कैसे हैं, थोड़े से कम है, यहां नंबर ऑफ मोल कितने 4, यहां नंबर ऑफ मोल कितने 2। तो
अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे, अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन शिफ्ट होती है हाई नंबर ऑफ मोल से लो नंबर ऑफ मोल की तरफ। ये ली चैटलियर प्रिंसिपल था, आपने नहीं पढ़ा हो, क्लास 11th के इक्विलिब्रियम चैप्टर में है ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि सर अगर आप एंटायर रिएक्शन का, मान लो कि इस क्लोज वेसल में आपकी रिएक्शन चल रही है, ये आपका क्लोज वेसल है जिसमें ये वाली रिएक्शन चल रही है, ठीक है। अब आपने क्या करा कि इस रिएक्शन का प्रेशर इंक्रीज कर दिया, तो प्रेशर इंक्रीज करने से रिएक्शन कहां जाती है, हाई नंबर ऑफ मोल से लो नंबर ऑफ मोल की तरफ जाएगी। तो देखो यहां नंबर ऑफ मोल, एक नाइट्रोजन का 3, तो टोटल नंबर ऑफ मोल 4 है, यहां पे कितने 2। तो अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ाने पर ही रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगी, और अगर फॉरवर्ड शिफ्ट होगी तो दैट मींस कि वहां पर आपका प्रेशर हाई होगा। चलो ये तो क्लियर है कि सर प्रेशर हाई होना चाहिए, लो प्रेशर वाला आंसर तो कट गया आपका, है ना, लो प्रेशर वाला तो आपका। अब हाई वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका हाई दे रखा है ये मेंशन नहीं करा, रिएक्शन का पूरा वॉल्यूम हाई कर दो, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब यहां पे देखो कि अगर उसने कहा कि सर टेम्परेचर की क्या कहानी रहने वाली है, तो टेम्परेचर की अगर हम कहानी देखें तो टेम्परेचर में क्या रहेगा कि टेम्परेचर, आप ये जो बॉन हार्बर रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ये कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि सर अगर आप फॉरवर्ड मूव करना चाहते हो, तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो फॉरवर्ड जाने में, मतलब अगर आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन में फॉरवर्ड जाने चाहते हो तो बेटा जी टेम्परेचर आपको क्या करना पड़ता है, डिक्रीज करना पड़ता है ना। टेम्परेचर आपको क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी जाके आप कहां चले जाओगे, इस रिएक्शन में मूव करोगे, ठीक है। तो ये जो हमारे पास दे रखा है कि सर N2 हाई प्रेशर तो समझ में आ गया। अब वो कह रहा है कि सर ये रिएक्शन हमारे पास क्या है, इसका डेल्टा एच आप देखते हो लगभग नेगेटिव में होता है, कैसा रहता है, नेगेटिव में रहता है। तो नेगेटिव में रहने के बाद भी वैसे तो इसका हमें देखना चाहिए कि सर एक्सोथर्मिक है, रिएक्शन अगर फॉरवर्ड जाना चाहती है तो टेम्परेचर शुड बी डिक्रीज, है ना। लेकिन इस रिएक्शन में हम ये देखते हैं कि इस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा चाहिए आपको, टेम्परेचर आपको 700 केल्विन के आसपास चाहिए होता है, इसलिए 700 लो टेम्परेचर तो आप नहीं कह सकते, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा हो जाता है, ए करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन क्या है, हाई प्रेशर चाहिए आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमोनिया इज ए लुईस बेस, उसने कहा कि अमोनिया क्या है, लुईस बेस है। क्यों, बिकॉज इसके पास एक लॉन पेयर है और इसलिए इसकी क्या है, टेंडेंसी टू डोनेट दिस लॉन पेयर, टेंडेंसी टू डोनेट लॉन पेयर, वो अपने लॉन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि ये लुईस बेस है। ओके चलो, अब वो कह रहा है कि इट फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद केटाइंस, आपको एक केटाइंस दे रखे हैं, इनके साथ वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग केटाइन डज नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद अमोनिया। देखो Ag जो है ये हमने क्या करा, अमोनिया के साथ रिएक्शन करे। यहां पे जो कैडमियम है इसको भी हमने सोचा कि चलो अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं। कॉपर +2 को भी हमने देखा कि चलो अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं, और लेड +2 को भी देखा कि सर हम अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं। ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें कैडमियम की बात करूं, अगर मैं कैडमियम की बात करूं तो बेटा जी कैडमियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ये इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है, इसके पास कैसा रहता है, इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन रहता है। अब इसका जो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है ये इतने इसमें फॉर्म में स्टेबल, इतना ज्यादा स्टेबल है कि वो अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा। तो याद रखना इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन की वजह से कैडमियम वाला ऑप्शन इसका ठीक है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि अमोनिया इज यूज्ड इन द डिटेक्शन ऑफ कॉपर +2 आयन। अमोनिया जो है उससे आप डिटेक्ट कर सकते हो कि कॉपर है या नहीं है। ठीक है, मान लो इस रिएक्शन को देखो, मान लो कि मेरे पास ये एक बीकर लिया मैंने, मुझे नहीं पता कि सर इसके अंदर कोई सॉल्यूशन सा मुझे भर के दे दिया। ठीक है, मैंने क्या करा कि इसके अंदर अमोनिया को मिक्स कर दिया, मैंने ऊपर से इसके अंदर अमोनिया डालना स्टार्ट कर दिया। अगर मान लो कि इसके अंदर CuSO4 था, कॉपर सल्फेट था या कॉपर +2 प्रेजेंट था, तो वो कॉपर +2 क्या करेगा, जब NH3 से इसकी रिएक्शन होगी तो बेटा जी वो एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा कॉपर NH3 ये कॉम्प्लेक्स आपके पास बनेगा। और इसका कलर जो होता है वो डीप ब्लू कलर का होता है, डीप ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स होगा आपके पास, ये डीप ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स आपको यहां पे मिलेगा।
तो अब एक बात दिमाग लगा लो कि अगर मानो कि कहीं पर भी कॉपर +2 है और आपने अमोनिया डाला तो वहां से आपको डीप ब्लू कलर का कुछ दिखाई देगा। तो डीप ब्लू कलर दिख जाए तो समझ जाना कि कॉपर +2 है, क्योंकि इसके अंदर कॉपर का कॉम्प्लेक्स बन चुका है। तो ऑप्शन ए दिख रहा है इसका, तो देखो सिंपल सा ऑप्शन ए करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, इसे देखो ध्यान से, क्यों कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द कन्वर्जन। आपको ये रिएक्शन दे रखी है कि NO है प्लस O2 है, NO2 बना रहा है और यहां पे क्या है मेरे पास N2O4। ये जो ये जो आपको दे रखा है NO और ये आपको ऑक्सीजन दे रखी है। देखो ऑक्सीजन को तो आप जानते हो कि ऑक्सीजन कैसी होती है, कलरलेस। तो ऑब्वियस है कि दोनों अगर X है तो ये भी कैसी होगी, कलरलेस। तो जो आपका X है, ये देखो ये जो दे रखा है ये आपको X है, यहाँ पे जो है ये Y है, यहाँ पे जो है ये Z है। तो X तो कलरलेस है, तो देखो ये ऑप्शन सही हो सकता है, या हो सकता है सर ये वाला ऑप्शन ठीक हो, है ना। अब देख लेते हैं कि सर ये तो गलत हो गई, ब्राउन ब्राउन, क्योंकि ऑक्सीजन ब्राउन नहीं होती। अब वो कह रहा है कि KNO2 बन गया, KNO2 बन गया। अब जो KNO2 है बेटा जी, ये KNO2 आपको जैसी बनेगा, जैसी ये मिक्स होंगी, ब्राउन कलर का एकदम दिखाई देगा सिस्टम। तो KNO2 गैस का सॉल्यूशन कैसा होता है, ब्राउन। तो देखो Y आपका ब्राउन आ रहा है, ये ठीक है, यहां ये तो ठीक है, लेकिन ये देखो गड़बड़ हो गया। और जैसे ही आप इस NO2 को ठंडा कर दोगे, ठंडा गर्म करोगे, पहले गर्म करके फिर ठंडा करोगे, तो बेटा जी एकदम कलरलेस हो जाएगी। मतलब N2O4 आपका कैसा बनेगा, कलरलेस। और इनका मैग्नेटिक बिहेवियर भी चेंज होता है, लेकिन आपका काम इससे ही चल जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Which oxide of nitrogen is obtained on heating ammonium nitrate? Very good। वो कह रहा है कि इनमें से अमोनियम नाइट्रेट अगर मैं लूं, अमोनियम नाइट्रेट, तो देखो NH4NO3, वो जो आपने पहले करा था NH4NO2, वो अमोनियम नाइट्राइट था। अगर अमोनियम नाइट्राइट को हीट करो और अमोनियम नाइट्रेट को हीट करो, इसको हीट करने पे आपने देखा था कि N2 निकला था, प्लस N2 के साथ साथ यहां पे 2 मोल ऑफ H2O भी रिलीज हुए थे, है ना। तो ये कब है, जब अमोनियम नाइट्राइट को करोगे। ये क्या है आपके पास, अमोनियम नाइट्रेट है, वो नाइट्राइट नाइट्रेट, ध्यान रखना। अब यहाँ पे NH4NO3 को जब आपने हीट करा बेटा जी, तो यहाँ पे आपके क्या बनते हैं, 2 मोल ऑफ, एक सेकेंड, यहाँ पे आपका बनेगा NO। यहाँ पे आपका क्या बनेगा भाई, एक ऑक्सीजन बढ़ गया, NO बन गया। तो याद रखना जिसमें 3 है, मतलब ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, वहां NO बनता है, जहां एक ऑक्सीजन कम है वहां आपका N2 बनेगा। तो यहाँ पे NO का मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, यहाँ पे क्या बन रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड। ओके नाइट्रस ऑक्साइड, और इसके साथ यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल जाके थोड़े से रिलीज हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन बी। तो ये डिफरेंस याद रखना आप थोड़ा सा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वो कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड क्या है भाई, मान लो मैंने HNO3 ले लिया, नाइट्रस एसिड है HNO2, सॉरी HNO2, यहाँ पे क्या ले लिया, मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये नाइट्रस HNO2 ले लिया हमने। ये हमारे पास क्या है, नाइट्रस एसिड है, ये हमारे पास नाइट्रस एसिड है। अब वो कह रहे हैं नाइट्रस एसिड का एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का मतलब होता है कि जो भी मॉलिक्यूल है आप उसमें से वाटर रिलीज कर दो। आपने क्या करा, उसमें से वाटर रिलीज कर दिया। अगर मैं इसमें से वाटर रिलीज कर दूं, देखो इसके 2 मोल लेने पड़ेंगे आपको, है ना। तो 2 मोल में से वाटर, देखो एक तो H निकल गया और यहाँ क्या बचा, O। अब इसके पास देखो ध्यान से समझो, तो इसके पास 2 तो हाइड्रोजन है, इसके पास 2 ही नाइट्रोजन है, और 4 इसके पास क्या है, ऑक्सीजन। अगर मैं H2O बाहर निकाल दूं तो 2 नाइट्रोजन तो बचे, ये तो सारे खत्म हो गए, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, 3 क्या बचेंगे आपके पास, ऑक्सीजन। मतलब N2O3 आपको दिखाई दे रहा होगा बनता हुआ। तो N2O3 किधर है आपका, 17 का ए ऑप्शन करेक्ट है एकदम। ठीक है चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत दमदार है भाई। वो कह रहा है कि गैस X इज ऑब्टेन्ड व्हेन कॉपर रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3। आपके पास एक कोई गैस है, मुझे नहीं पता कौन सी गैस है, वो बनेगी कब, जब कॉपर रिएक्ट करेगा HNO3 के साथ। ओके फिर कह रहा है कि जो भी गैस है, जो भी गैस बन रही है, दस फॉर्म रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ब्राउन फ्यूम्स। मतलब जो भी गैस बनी उसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा तो आपको ब्राउन फ्यूम्स, धुआं सा दिखाई दे, फ्यूम्स बनती हुई दिखाई देंगे, जिसको Y मान लिया। और जो आपकी ब्राउन फ्यूम्स बन रही हैं उसको अगर मैं वाटर उसके अंदर डाल दूंगा तो आपको एक इंपॉर्टेंट एसिड बनता हुआ दिखाई देगा जो Z होगा। आपको आइडेंटिफाई करना है कौन कौन है। चलो रिएक्शन लिखते हैं। पहला कह रहा है कि गैस इज ऑब्टेन्ड विद कॉपर, ये आपको Cu है, वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, डाइल्यूट HNO3 के साथ।
है ना। तो जब ये रिएक्शन कर रहा है बेटा जी, तो वो कह रहा है कि आपका एक्स मॉलिक्यूल कोई बन रहा है, यही कह रहा है वो, क्या बन रहा है, एक्स मॉलिक्यूल कोई बन रहा है। तो जब हम कॉपर को रिएक्ट कराएंगे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से, तो नाइट्रिक एसिड से डिल्यूट करने के बाद एक तो कॉपर का कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्या बनेगा भाई, यहाँ पे आप ये कर लेना, यहाँ पे 3 कॉपर और ये 8 मोल ले लेना, मतलब बैलेंस करने के लिए भाई। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, CuNO3 का होल ट्वाइस, और इसको अगर मैं देखूं तो ये आपके पास 3 मोल बन गए। ओके, अब आपको देखो यहाँ पे ध्यान से कि सर ये तो मेरे पास बन गया, HNO3 था, कॉपर नाइट्रेट बन गया आपका, कॉपर आपके देखो तीनों यूज हो गए, यहाँ पे नाइट्रोजन 8 थे, लेकिन अभी देखो 2 दूनी 4 और 6 नाइट्रोजन आपके यूज हुए हैं, 6 नाइट्रोजन, मतलब 2 नाइट्रोजन अभी यहाँ पे बचे हुए हैं। ओके, और आप देखो 8 आपके पास हाइड्रोजन थे, हाइड्रोजन कितने, अभी हाइड्रोजन तो कोई यूज ही नहीं किया आपने, तो 8 हाइड्रोजन आपके पास बचे पड़े, 8 3 से 24 ऑक्सीजन भी हैं आपके पास। ओके, अब हाइड्रोजन जितने भी उन्हें तो वाटर से निकाल दो, तो आपके पास 8 हाइड्रोजन है, मतलब यहां से प्लस आपका 4H2O भी निकल जाएगा इस रिएक्शन में, तो 4H2O निकला, ये खत्म, और यहां पे बचे आपके पास 20 ऑक्सीजन बचे। 20 ऑक्सीजन में देखो यहां कितने ऑक्सीजन यूज कर लिया आपने, 3 2 6, 6 3 18 ऑक्सीजन यूज कर लिए, तो यहां पे ओवरऑल आपके पास सिर्फ 2 ही ऑक्सीजन के एटम बचे, मतलब अब 2 ऑक्सीजन है और 2 NO है, तो देखो लास्ट में आपका क्या बन गया, 2NO, तो ये आपके पास बना, ये देखो ध्यान से, ये नाइट्रस ऑक्साइड बन गया। अब ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है, ये नाइट्रस ऑक्साइड देखो इसमें भी दे रखा है और यहां भी दे रखा है ना, मतलब ये तो कैंसिल आउट हो गए सर, ये भी नहीं बन रहा और ये भी नहीं बन रहा, देखो 2 ऑप्शन तो कट गए आपके, 2 ऑप्शन बचे, फर्स्ट हो सकता है या फिर आपका डी ऑप्शन हो सकता है। अब इन दोनों ऑप्शन को अगर मैं देखूं, इसके बाद वो कह रहा है कि जो X बना, मतलब जो आपके पास 2NO बना, अगर मैं उसको रिएक्ट करूं ऑक्सीजन के साथ, अगर मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन इसकी करी, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद ये बेटा जी NO2 बना लेता है, क्या बना लेता है, NO2। NO2 अभी हमने देखा था कि सर जो NO2 होता है ये ब्राउन कलर बनता है, इसका कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर का फ्यूम बना लेता है, तो देखो NO2 दूसरा ऑप्शन यहाँ पे, ये भी ठीक है। अब NO2 को जब आप वाटर के अंदर डालोगे तो ये आपका HNO3 फॉर्म करेगा, मतलब नाइट्रिक एसिड बना लेगा, ये क्या बनाएगा, नाइट्रिक एसिड, तो इसमें ऑप्शन ए आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है, ये भी आपका गलत हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा है, वो कह रहा है कि कॉपर जो है, ये रिएक्शन तो अभी करी थी, देखो हमने अभी ये बिल्कुल रिएक्शन करी थी कि कॉपर, यहां पे बस क्या करोगे, 3 कॉपर ले लो, 8 HNO3 से रिएक्शन करे, इतने ये बन गए 4H2, तो यहां क्या आ रहा था आपका NO, कितने 2NO, कौन सा है, ये तो गलत हो गया, ये ठीक है, ये भी गलत, ये भी गलत, खत्म कहानी, वैसे यही ऑप्शन हो गया आपका। देखो आगे चेक कर लो फटाफट, फर्दर करना चाहते हो तो। वो कह रहा है कि 4 जिंक 10 HNO3 ने रिएक्शन करी, जिंक नाइट्रेट 5H2 बना दे, कुछ ना करो आप बैलेंस कर लो रिएक्शन, क्योंकि ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। 4 जिंक थे, वो 4 जिंक देखो यहां काम आ गए, हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 10 हाइड्रोजन है, तो देखो 5 2 10 हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन चेक करो, हाइड्रोजन और जिंक तो देखो खत्म हो गए बिल्कुल। अब नाइट्रोजन कितने थे, 10 नाइट्रोजन में 2 तो ये रहे, और मतलब 8 नाइट्रोजन आपके यूज हो गए हैं, आपके पास 10, तो कितने 2 तो नाइट्रोजन बचे अभी। अब इधर देखो 10 3 जा 30 आपके पास ऑक्सीजन है, आपके पास टोटल ऑक्सीजन कितने 30 है, 30 में से यूज कितने हो गए, देखो 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24 और 5 29, एक आपके पास क्या बचा है, ऑक्सीजन, तो दिमाग ही मत लगाओ, N2O बन के तैयार हो गया। बैलेंस रिएक्शन में तो दिक्कत ही नहीं है ना, और जब आप इसे करोगे तो देखो 2 मिल गए, तो तीसरा भी आपका यही ठीक होगा, मतलब ऑप्शन बी इज 100% करेक्ट है। तो इतना भी दिमाग नहीं लगाना होता, एमसीक्यू में जल्दी हो जाते हैं क्वेश्चन। देखो लास्ट का है एटोमेटिसिटी ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस कंपाउंड की एटोमेटिसिटी कितनी होती है, आप जानते हो, अभी इसका क्वेश्चन करा था कि सर N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फॉस्फोरस P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो एटोमेटिसिटी का मतलब कि कितने एटम से वो कंबाइन हो रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, डी, 4 एटम से कंबाइन होता है वो, तब जाके एग्जिस्ट करेगा। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने 20 क्वेश्चंस करे, है ना। ऐसे ही हम क्या करेंगे, दूसरे लेक्चर में 20 क्वेश्चंस और करेंगे, और फिर इसके बाद हम
इस तरीके से चलते रहेंगे, करीबन एक चैप्टर से 70-80 क्वेश्चन कर लेंगे। तो 80 क्वेश्चन अगर हमने कर लिए तो अप्रॉक्स जितने भी कॉन्सेप्ट उस चैप्टर के वो आपके सारे रिवाइज हो जाएंगे। आप प्रैक्टिस करते रहो, देखना 100% आपके पी ब्लॉक के अंदर जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे वो सारे क्वेश्चंस आप बहुत स्मूथली कर लोगे। बस इन वीडियोस को आप देखते रहो। और देखो मैं एक बात बता दूं कि लोगों की थोड़ी सी मेंटेलिटी एमसीक्यू को लेके क्या है, वो क्या करते हैं, एमसीक्यू को रट लेते हैं बेटा, क्योंकि अगर उसने क्वेश्चन चेंज कर दिया वहां पे तो आपका रटा हुआ काम नहीं आने वाला। आपने जो क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली सीखा है, मैंने जितने भी क्वेश्चंस बताए थे आपको कॉन्सेप्चुअली बताए थे, है ना, मैंने आपको उसमें बताई है, ट्रिक भी बताई है किस तरीके से आप कर सकते हो। तो ट्रिक कॉन्सेप्ट दोनों यूज करोगे तो आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो चलो आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम और बहुत सारे एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, ओके बाय बाय, आज के लिए इतना ही करते हैं।